नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका इतिहास की इस क्लास में। तो मिर्जा राजा जयसिंह जी के बारे में सबसे पहली बात यह है कि कछवाहा वंश में सर्वाधिक समय तक या सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले व्यक्ति थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जिनका वास्तविक नाम है जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम, और आगे जो सवाई जयसिंह जी आएंगे वो होंगे जयसिंह जी सेकंड। तो मिर्जा राजा जयसिंह जी 1621 से लेकर 1667 तक आमेर के राजा रहे। सबसे लंबी समयावधि के लिए शासन करने वाले व्यक्ति मिर्जा राजा जयसिंह थे। मिर्जा राजा जयसिंह जी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों के समकालीन थे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों के समकालीन थे और तीनों के समय इन्होंने मुगल साम्राज्य को अपनी सेवाएं दी। शाहजहां जो मुगल शासक था, तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह जी से प्रसन्न होकर, इन जयसिंह प्रथम से प्रसन्न होकर इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि से वशीभूत किया। साथियों, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि जयसिंह प्रथम को या मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? देन आंसर होगा शाहजहां के द्वारा दी गई। उसके बाद पहले 5000 का मनसब इन्हें मिला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, शाहजहां ने इन्हें 6000 का मनसब दे दिया। शुरुआत में 3000 का मनसब इन्हें मिला था, 3000 से 4000, 5000, 6000 और फिर मिर्जा राजा की उपाधि वो दी गई शाहजहां के द्वारा। सर्वाधिक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जब मुगलों की सेवा में ये नियुक्त हुए, शाहजहां के समय इन्होंने जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो शाहजहां के 4 बेटों में दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए। चूंकि शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, शाहजहां के ये कृपा पात्र थे, इसलिए शाहजहां के द्वारा दारा शिकोह को जब नियुक्त किया गया तो इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दारा शिकोह के प्रति दर्ज की। और उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, शाहजहां के बाद राजा बनने के लिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए, तो मुगलों में कुल टोटल 5 जो ये उत्तराधिकार युद्ध हुए शाहजहां के बाद: बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खाजवा का युद्ध और देवराय का युद्ध। तो शुरुआत के 2 युद्ध जो थे, एक बहादुरपुर का युद्ध और दूसरा धर्मत का युद्ध। इन दोनों युद्धों में मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा शिकोह के पक्ष में युद्ध लड़े, दारा शिकोह की ओर से सेनाओं का नेतृत्व किया औरंगजेब के खिलाफ। और ये वही मिर्जा राजा जयसिंह जी थे जिनके कहने पर मारवाड़ के राजा मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी, वो जसवंत सिंह जी भी दारा शिकोह की सेना में चले जाते हैं। लेकिन कंडीशन तीसरे युद्ध में ये होती है कि सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। तब इन्होंने दिमाग का यूज़ किया कि अब तक दारा शिकोह के प्रति हमारा सम्मान था, क्योंकि दारा शिकोह मुगल बादशाह घोषित हुआ था। लेकिन अब जब मुगल बादशाह औरंगजेब बन चुका है, हमारी स्वामी भक्ति औरंगजेब के प्रति होनी चाहिए। यही बात मिर्जा राजा जयसिंह ने महाराजा जसवंत सिंह जी को भी समझाई, और फिर मिर्जा राजा जयसिंह जी जसवंत सिंह जी को भी ले गए औरंगजेब की ओर। तो मुगलों के जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उस उत्तराधिकार युद्ध में प्रारंभ में इन्होंने दारा यानी कि दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन बाद में सामूगढ़ की लड़ाई के बाद जब औरंगजेब अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह जी औरंगजेब के पक्ष में चले जाते हैं। और औरंगजेब के समय जो औरंगजेब का सबसे बड़ा शत्रु था वो था छत्रपति मराठा शिवाजी। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए, शिवाजी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब पहले भेजता है शाइस्ता खां को। लेकिन जब औरंगजेब के शाइस्ता खां को शिवाजी के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, तब औरंगजेब को याद आता है कि एक बार मिर्जा राजा को भेज के देखा जाए। तब मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण में भेजा गया, दक्कन की सूबेदारी उनको दी गई।
और मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से वादा करके जाता है कि मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह कैद कर लूंगा, यानी कि चारों तरफ से मैं शिवाजी को घेर लूंगा और शिवाजी बीच में व्रत के केंद्र की तरह मजबूर हो जाएगा। ये वादा करके ये गए थे। तो ये कोटेशन याद रखना, किस राजा ने कहा था कि मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था। शाइस्ता खां के बाद मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण की सूबेदारी पर जाते हैं और एक एक करके लगभग कई किलो को मराठों से छीन लेते हैं। और बाद में जब पुरंदर का घेरा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा डाला जाता है, जब शिवाजी के पास कोई उपाय नहीं बचता है, तब एक व्यक्ति मध्यस्थता करता है जिसका नाम है रघुनाथ पंडित अत्रेय। ये याद रखना, एग्जाम में आएगा ये, इस बार पढ़ के जाना इसमें। रघुनाथ पंडित अत्रेय शिवाजी को समझाते हैं कि शिवाजी चारों तरफ से घिर चुके हो, सारे किले हमारे जा चुके हैं, एक काम करते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह एक हिंदू राजा है, एक बार बात करनी चाहिए। तो दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति था रघुनाथ अत्रेय। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही रघुनाथ पंडित अत्रेय की। और वो समझौता, वो संधि हुई किस नाम से? पुरंदर की संधि के नाम से। तो एक काफी फेमस संधि है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, राजस्थान इतिहास के संदर्भ में भी और भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी, क्योंकि राजस्थान के एक राजा आमेर के जयसिंह प्रथम यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी ने यह संधि की थी, तो ये संधि इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11 जून 1665 को यह संधि हस्ताक्षरित हुई, जिसमें रघुनाथ पंडित अत्रेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फर्स्ट ग्रेड में एक बार यह प्रश्न आया कि पुरंदर की संधि 1665 में किस किस के मध्य हुई थी। ठीक है, अब ये तो सबको पता था कि भाई शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी 1665 में, लेकिन लगभग 80% बच्चे इस प्रश्न में इस बात से कंफ्यूज हो गए कि मिर्जा राजा जयसिंह कहीं भी ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में था जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड। तो जिसको ये पता था कि मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट था, उसने इस क्वेश्चन को सही किया। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को ही शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह यानी कि जयसिंह प्रथम के बीच, याद रखना, जयसिंह प्रथम के बीच। ठीक है साथियों, इस पुरंदर की संधि के माध्यम से शिवाजी के पास जो 35 किले थे, उन 35 किलों में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए, क्योंकि मुगलों का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा है मिर्जा राजा जयसिंह। 23 किले, 35 में से 23 किले जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हूण है, वो मेन किले मुगलों को सौंप दिए और अपने पास केवल 12 किले शिवाजी के द्वारा रखे गए। और उन 12 किलों की जो वार्षिक आय थी वो केवल 1 लाख हूण थी। ठीक है, तो यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में ये जो संधि हुई, उस संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए चले जाते हैं आगरा और वहां पर शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी के साथ वहां जाने से पहले मिर्जा राजा जयसिंह ने एक वादा किया था कि औरंगजेब आपको सम्मान देगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। औरंगजेब ने सम्मान तो दिया नहीं, औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया। फिर बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने ही एक षड्यंत्र रचा और फिर बाद में शिवाजी औरंगजेब की जेल से भागने में सफल हुए। तो साथियों, ये पुरंदर की संधि, इसका हमें याद रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ हुई थी। साहित्य में इनका क्या योगदान है, तो ये भी कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जी किसके दरबारी विद्वान थे? तो बिहारी जी मिर्जा राजा जयसिंह के समय बिहारी जी ने ही बिहारी सतसई की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में राम कवि जी रहा करते थे और राम कवि जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था जय सिंह चरित्र। बिहारी जी के भांजे
कुलपति मिश्र, ये कुलपति मिश्र भी मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन थे, इनके दरबारी विद्वान थे। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह थे जिन्होंने किस प्रकार मुगलों की ओर से दक्कन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनसे प्रसन्न होकर शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। किस प्रकार 3000 की मनसब से लेकर इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और मुगलों की ओर से एक एक करके धुआंधार अभियान किए और 6000 की मनसब और इतना बड़ा सम्मान मिर्जा राजा की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह जी थे। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कि उत्तराधिकार के समय शुरुआत के 2 युद्धों में इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब का साथ दिया। ये दारा की तरफ गए तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को भी साथ ले गए, और ये जब औरंगजेब की तरफ आए तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को भी साथ ले आए। उसके बाद औरंगजेब की तरफ से दक्षिण में इन्होंने अभियान किए, दक्कन की सूबेदारी इनको दी गई और पुरंदर की संधि करने में ये सफल हुए। और छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच रघुनाथ पंडित अत्रेय के माध्यम से वार्तालाप संपन्न हुआ और पुरंदर की संधि हुई 11 जून 1665 को। ठीक है साथियों, अगला शासक मिर्जा राजा जयसिंह के बाद जयपुर का चाणक्य, एक ज्योतिष राजा जो नक्षत्र और खगोल विद्या की इतनी जानकारी रखता था कि उस समय में उसके मुकाबले कोई राजा इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ, और उसका नाम था सवाई जयसिंह। साथियों, सवाई जयसिंह जो है 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और मुगल वंश के सर्वाधिक शासकों के ये समकालीन रहे। 2 चीजें याद रखना, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला आमेर का शासक है मिर्जा राजा जयसिंह, और मुगल शासकों सर्वाधिक मुगल शासकों के समकालीन रहने वाले शासक हैं सवाई जयसिंह। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह रंगीला कुछ कुछ समय के लिए शासक बने। इसलिए अगर नंबरिंग अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा शासक मुगलों में सवाई जयसिंह के समय रहे, लेकिन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए 1621 से 1667 तक, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। आइए सवाई जयसिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सवाई जयसिंह जी अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में कहानी है, अपने आप में एक व्यक्तित्व है। इस बंदे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेवाड़ में राणा कुंभा और जयपुर में सवाई जयसिंह, ऐसे योद्धा, ऐसे विद्वान, ऐसे विद्यानुरागी शासक इतिहास में बहुत कम राजवंशों में देखने को मिलते हैं। तो सवाई जयसिंह जी को अगर हम पढ़ें तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए तो खैर इम्पोर्टेंट है ही। तो हम इन्हें कई भागों में विभाजित करते हुए ही पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह जी, क्योंकि इनके बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो रामायण की तरह हो जाएगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके, इसलिए हम इनको अलग अलग टुकड़ों में पढ़ते ताकि आपसे अगर मेंस में भी ये पूछ लिया जाए कि सवाई जयसिंह जी के सांस्कृतिक योगदान लिखिए, तब आप आराम से सांस्कृतिक योगदान बता सको। सवाई जयसिंह जी के मराठों के साथ क्या संबंध रहे, तब आप अलग से बता सको। सवाई जयसिंह जी ने बूंदी राज्य में किस प्रकार हस्तक्षेप किया और किस प्रकार मराठों का राजस्थान में पहली बार प्रवेश हुआ, तब भी आप आराम से बता सको। तो अलग अलग टॉपिक वाइज हम इनको विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका परिचय हम देखते हैं। परिचय में पहली बात यही है कि 7 मुगल बादशाहों के ये समकालीन थे। 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल इन्होंने देखा। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, उसके बाद जहांदर शाह, उसके बाद फर्रुखशियर, उसके बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। ये टोटल 7 शासक थे। इन 7 शासकों के समय ये जयपुर के शासक रहे। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। तो ये आजम और मुअज्जम, औरंगजेब क्योंकि खुद अपने 4 भाइयों को मार के राजा बना था, इसलिए इसके बेटे भी तो लड़ेंगे।
आजम और मुअज्जम के बीच में एक युद्ध हुआ, जाजऊ का युद्ध। तो आजम का पक्ष लिया आपके सवाई जय सिंह जी ने, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि अगला मुगल बादशाह बन गया मुअज्जम, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बन जाता है। तो जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना तो जाहिर सी बात है अपने सभी विरोधियों को ठिकाने लगाएगा। इनका विरोधी था सवाई जय सिंह, क्योंकि इसने आजम का साथ दिया था। तो सबसे पहले इसने आमेर पर अधिकार किया, और आमेर में सवाई जय सिंह जी के स्थान पर सवाई जय सिंह जी को हटाकर सवाई जय सिंह का जो भाई था, नाम था उसका विजय सिंह, इस विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया। यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने जय सिंह को आमेर के सिंहासन से हटा दिया, और जय सिंह का भाई था विजय सिंह, उसको सिंहासन पर बिठा दिया, और आमेर का नाम बदलकर आमेर का नाम कर दिया साहब मोमिनाबाद। तो ये प्रश्न आ सकता है, याद रखना कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने किया था? तो बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम था, औरंगजेब का बेटा था, उसने सवाई जय सिंह को हटाया और विजय सिंह को राजा बनाया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया। ठीक है साथियों, फिर बाद में मैंने आपको बताया था मेवाड़ में देवारी समझौता हुआ। उस देवारी समझौते के तहत ये जयपुर के राजा बने, और चंद्र कुंवरी जो अमर सिंह सेकंड की बेटी थी, उसका विवाह सवाई जय सिंह जी के साथ हुआ। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सवाई जय सिंह जी की उपाधियां हम देखते हैं तो इन्हें सवाई की जो उपाधि दी गई थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। इसका देने का रीजन ये था कि एक जय सिंह जी पहले हो चुके थे, और कई मायनों में जय सिंह सेकंड जो है वो जय सिंह फर्स्ट से बेटर थे, सवाए थे इनसे, इसलिए इनको सवाया कहा गया, इनको सवाई कहा गया। और फिर इनके बाद जयपुर के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई का टाइटल स्टार्ट किया। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि देने वाला व्यक्ति था औरंगजेब। मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह बने, तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इन्हें राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि दी गई। उसके बाद इन्हें जयपुर का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि किस प्रकार जयपुर राज्य को बाकी रियासतों से इन्होंने सुरक्षित किया। और इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के द्वारा इन्हें ज्योतिष राजा की भी उपाधि दी गई है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में, नक्षत्र के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में सवाई जय सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस वजह से सर जदुनाथ सरकार के द्वारा इन्हें ज्योतिष राजा की उपाधि दी गई। सवाई जय सिंह जी के द्वारा एक यज्ञ भी करवाया गया, और वो यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। याद रखना साथियों, इन्हें अंतिम अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के लिए भी जाना जाता है। ये अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने करवाया था वो अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। इसके बाद किसी भी राजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया। अश्वमेध यज्ञ जिसमें यज्ञ के राजा के राज्याभिषेक के समय ये यज्ञ का आयोजन होता है, और राजा का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा निर्बाध रूप से जहाँ जहाँ तक घूम के आता है वहाँ वहाँ तक उसका साम्राज्य हो जाता है। और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है तो ये माना जाता है कि अब ये युद्ध लड़ना चाहता है, साम्राज्य विस्तार रुक गया है। ऐसा ही एक कथानक हमने रामायण में देखा, जब राम जी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं तो लव और कुश के द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि लव और कुश राम जी के ही बेटे हैं, सीता माता के बेटे हैं। तो ऐसा ही एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जिसमें एक अश्व छोड़ा जाता था, उसका आयोजन करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ के समय जयपुर रियासत की कंडीशन ये थी कि मारवाड़ के जो राजा थे वो मारवाड़ के राजा जयपुर को जीतना चाहते थे, और जयपुर के चारों ओर अपनी सेनाएं लेकर बैठे हुए थे। इधर सवाई जय सिंह जी अश्वमेध यज्ञ में लगे हुए थे, और मारवाड़ के जो शासक थे वो जयपुर को चारों ओर से घेरे हुए थे, आमेर को चारों ओर से घेरे हुए थे, क्योंकि अभी जयपुर तो बसा ही नहीं। अब आमेर को जब चारों तरफ से घेर रखा है, आयोजन किया गया अश्वमेध यज्ञ का, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा। अब जैसे ही घोड़ा छोड़ा जाएगा, आमेर के बाहर निकलेगा तो मारवाड़ वाले उसको पकड़ लेंगे, युद्ध लड़ना पड़ेगा।
एक आदमी ने समझाया, जयसिंह जी के जो मित्र थे, इनके मंत्री थे, कि यज्ञ तो कर लिया, लेकिन घोड़ा कहाँ छोड़ोगे? घोड़ा छोड़ते ही जोधपुर वाले पकड़ेंगे, जोधपुर वाले पकड़ेंगे तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा तो तुम हारोगे। सवाई जयसिंह जी को भी इस बात की जानकारी थी कि जोधपुर वाले इस घोड़े को पकड़ लेंगे, इसलिए क्या किया जाए? घोड़ा तो छोड़ना होगा, अश्वमेध यज्ञ कर लिया अब तो आमेर के अंदर अंदर ही इस घोड़े को छोड़ दिया गया। जयपुर के अंदर अंदर दरवाजे वगैरह बंद करवा दिए सारे, अंदर अंदर इस यज्ञ को, इस घोड़े को छोड़ दिया गया। घोड़ा घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, पीछे पीछे राजा की सेना, और पूरे हाथी के ऊपर राजा बैठा हुआ, और पूरे तामझाम लेके राजा घोड़े के पीछे पीछे घूम रहा। लेकिन घोड़ा पकड़ेगा कौन? ये भी तो जरूरी है ना, उस घोड़े को कोई पकड़े। घोड़ा पकड़ेगा कौन? क्योंकि घोड़े को तो जयपुर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे ये लोग। बाहर चला जाए तो जोधपुर वाला पकड़ ले इनको। तब इनमें से एक आदमी आया, इन्हीं के रिश्तेदार थे, इन्हीं के भाईबंद थे, जयपुर के कछवा शासकों के, कुंभाणी नाम था उसका, दीप सिंह कुंभाणी। दीप सिंह कुंभाणी ने देखा कि पिछले 3 घंटे से इस घोड़े को ऐसे लिए लिए फिर रहे हैं, बाहर जाने में इनको डर लग रहा है, बाहर जाने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि बाहर मारवाड़ वाले बैठे हुए हैं, घोड़े को पकड़ लेंगे, युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसे कब तक घुमाए जाएंगे। और ये इतिहास में कितनी लज्जित बात होगी कि घोड़े को जानबूझकर अंदर अंदर घुमाया गया। इसलिए एक काम करते हैं, जब हमारा मोहल्ला आएगा कुंभाणियों का, तब इस घोड़े को पकड़ लेंगे। दीप सिंह कुंभाणी ने अपने भाइयों को सूचना दी, ये दिन भर घुमा रहा है सवाई जयसिंह, जयपुर के इतिहास को लज्जित कर रहा है, एक काम करो, जब अपने मोहल्ले में आए तो इस घोड़े को पकड़ लेना, अपन युद्ध लड़ेंगे राजा से। तो कछवा राजवंश का ही एक व्यक्ति था, इनका दूर का रिश्तेदार था दीप सिंह कुंभाणी। उस दीप सिंह कुंभाणी ने इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा, और 4-5 भाई थे, इन्होंने पकड़ लिया। बाकी बाद में राजा की सेना से युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में शहीद हुए। तो जयपुर के इतिहास को, इनकी गरिमा, इनके वैभव, इनकी मर्यादा को बचाए रखने के लिए दीप सिंह कुंभाणी ने जानबूझकर उस घोड़े को पकड़ा, ताकि राजा की सेना से युद्ध लड़ सके और इस अश्वमेध यज्ञ का कोई औचित्य निकल सके। तो याद रखना, अंतिम अश्वमेध यज्ञकर्ता के रूप में भी सवाई जयसिंह जी को जाना जाता है। सवाई जयसिंह जी के बारे में हम आगे देखते हैं कि सवाई जयसिंह जी ने किस प्रकार बूंदी राज्य के मामले में हस्तक्षेप किया। और ये बूंदी राज्य में हस्तक्षेप का जो मामला था, यहीं से राजस्थान में मराठों की एंट्री होती है। मराठे राजस्थान में सबसे पहले अगर राजनीतिक रूप से प्रवेश करते हैं, राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, तो वो बूंदी राज्य के उत्तराधिकार का मामला था। 1729 का ये समय था। एक तरफ रियासत है जयपुर रियासत, और दूसरी तरफ रियासत है बूंदी रियासत। जयपुर का राजा है सवाई जयसिंह, और बूंदी का जो राजा है उसका नाम है बुद्ध सिंह हाड़ा। जयसिंह की बहन नाम है उसका अमर कुंवरी। इस अमर कुंवरी का विवाह होता है बुद्ध सिंह जी के साथ, यानी कि दोनों जीजा साले थे। बुद्ध सिंह जी जीजा जी थे और सवाई जयसिंह जी साले साहब थे। अमर कुंवरी इनकी बहन थी सवाई जयसिंह जी की, और इनकी पत्नी थी। अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह के एक लंबे समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। बुद्ध सिंह जी का भी बुढ़ापा झलक चुका था, बुद्ध सिंह जी को भी अंततः मरना ही पड़ता। तो बुद्ध सिंह जी की वृद्धावस्था को देखते हुए अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह जी ने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना एक बच्चे को गोद लिया जाए, और गोद लेके भी तो उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, हमारा वंश तो चलेगा बूंदी राज्य का। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, और इस बच्चे का नाम था दलेल सिंह, क्योंकि ये निसंतान थे, दोनों के कोई संतान नहीं थी। दलेल सिंह जी को गोद लिया। दलेल सिंह जी को इन्होंने गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सवाई जयसिंह जी ने सोचा, भाई अपनी बहन के तो कोई बच्चा है नहीं, तो ये जो दलेल सिंह है ये बूंदी का अगला राजा बनेगा, तो क्यों ना अपनी बेटी कृष्णा कुंवरी या कृष्णा कुमारी मेवाड़ में है, जिसके लिए गिंगोली का युद्ध होगा, ये कृष्णा कुंवरी है,
इस कृष्णा कुंवरी का विवाह दलेल सिंह के साथ फिक्स कर दे। भाई ये हो सकता है लॉजिकली तरीके से, क्योंकि अमर कुंवरी के तो कोई बच्चा नहीं है ना, ये तो गोद लिया हुआ बच्चा है, इसके साथ शादी कर देते हैं, सगाई वगाई फिक्स हो गई। लेकिन बाद में भगवान ने सुनी और बुद्ध सिंह जी के किसी दूसरी रानी से एक बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम था उमेद सिंह जी। उस बच्चे का नाम क्या था? उमेद सिंह जी। जबकि इधर एक बच्चा ऑलरेडी गोद ले चुके हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, और ये बूंदी का राजा बनेगा, इस लालच में सवाई जयसिंह अपनी बेटी कृष्णा कुंवरी की सगाई फिक्स कर चुका है दलेल सिंह जी के साथ। अब बूंदी के उत्तराधिकारी हो गए दो, एक तो गोद लिया हुआ बेटा दलेल सिंह, और एक बुद्ध सिंह जी का ओरिजिनल बेटा उमेद सिंह। लेकिन ये उमेद सिंह अमर कुंवरी का बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये बुद्ध सिंह जी का ओरिजिनल वारिस था, इसलिए अमर कुंवरी जो थी, इस अमर कुंवरी ने पक्ष लिया उमेद सिंह का कि अगला राजा बनेगा उमेद सिंह। जब मेरे राजा की वैद्य संतान पैदा हो गई उमेद सिंह, तो अब राजा उमेद सिंह बनेगा। तो अमर कुंवरी तो चाहती है उमेद सिंह राजा बने, और सवाई जयसिंह ये चाहता है कि ये गोद लिया हुआ बच्चा दलेल सिंह राजा बने, क्योंकि अपनी बेटी की शादी करना चाहता था इससे। अब मामला है बूंदी के उत्तराधिकार का। वहां का राजा, वहां की रानी किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, ये उनकी चॉइस है। लेकिन नहीं, हमें तो फटे में टांग डालनी है। सवाई जयसिंह जी वहां पैरवी करते हैं कि साहब गोद लिया हुआ बेटा राजा बने। बुद्ध सिंह जी की मृत्यु हुई। अमर कुंवरी जो सवाई जयसिंह की बहन थी, अब बूंदी की शासिका बनी और अपने बेटे उमेद सिंह को शासक बनाने के प्रयास करने लगी। इधर इनका जो भाई था सवाई जयसिंह अमर कुंवरी का, वो दलेल सिंह के पीछे पड़ा हुआ, भाई इसको राजा बनाओ। अब बेचारी एक महिला अमर कुंवरी, जिसका भाई उसका दुश्मन बना हुआ है सवाई जयसिंह, अब उससे कैसे मुकाबला करे? सवाई जयसिंह तो दमदार तगड़ा आदमी, जयपुर रियासत का राजा है, और इधर ये भी हट है, ये भी जिद है कि राजा तो मैं उमेद सिंह को बनाऊंगी। उधर वो हट कर रख चुका है, वो जिद कर चुका है कि राजा दलेल सिंह को बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में अमर कुंवरी को केवल एक बात ये सूझती है कि मैं मराठों को बुलाती हूं, और मराठे ही हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं, क्योंकि मराठे उस समय जो है वो भाड़े के सैनिकों के रूप में मौजूद थे। जो उनको पैसा देता था वो उधर चले जाते थे। अमर कुंवरी ने अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी तरफ से भीड़ बोलने के लिए मराठों को बुलाया, और मराठों का एक सेनापति था, नाम था उसका मल्हार राव होलकर। दमदार आदमी था मराठों का, मल्हार राव होलकर। इस मल्हार राव होलकर को बुलाया अमर कुंवरी ने, और मल्हार राव होलकर को जब बुलाया तो मल्हार राव होलकर ने सीधा चैलेंज करा, सीधा समझाया जयसिंह जी को, देखो जयसिंह जी, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज़्यादा, क्योंकि तुम इसके ओरिजिनल भाई थे, तुमने तो इसका साथ नहीं दिया, उल्टा विरोध कर रहे हो, उल्टा इससे लड़ने के लिए तैयार हो। अमर कुंवरी ने हमें राखी भेजी है, अमर कुंवरी की तरफ से हम लड़ने के लिए आए हैं। अगर तुम अपनी बहन की बात नहीं मानते, अपनी बहन को अपनी बहन नहीं मानते, तो इसके भाई हम हैं। तो राखी बंद भाई बनाया अमर कुंवरी ने मल्हार राव होलकर को, और फिर इन मराठों की सहायता से बूंदी का अगला राजा घोषित हुआ उमेद सिंह जी। ठीक है साथियों, तो ये वो पहला मामला था जिसमें मराठे राजस्थान में आए, और मराठों को बुलाया किसने? अमर कुंवरी ने। अमर कुंवरी ने क्यों बुलाया? क्योंकि जयसिंह नखरे कर रहा था। जयसिंह से लड़ने के लिए अमर कुंवरी को साथ चाहिए था, साथ मिला मराठों का। और मराठों ने जब इस मामले में सवाई जयसिंह को चैलेंज किया
और सवाई जयसिंह ने अपने पैर पीछे खींचे, तब मराठों को समझ में आया कि ऊंची दुकान फीके पकवान है, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें लेके बैठे हैं, दम कुछ नहीं है इनमें। दम होता तो ये लड़ लेता, लेकिन अपने पैर पीछे खींच लिए, पैसा भी इसके पास खूब है। इसलिए अब मराठे जो है बूंदी बूंदी का मामला सलटाने के बाद अब घुसेंगे जयपुर में, और जयपुर के शासकों को कैसे परेशान करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। तो साथियों, ये बूंदी राज्य का हस्तक्षेप का मामला था। इसी में पहली बार राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ। दूसरा मसला हुआ कि भरतपुर में भी ऐसा ही एक मामला चल रहा था। भरतपुर में चूड़ामन जाट शासन कर रहा था। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाने के आदेश दिए और जब मथुरा वाले क्षेत्र में मंदिर टूटते हुए आए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था साहब गोकुला जाट। इस गोकुला जाट ने विद्रोह कर दिया, जो औरंगजेब के खिलाफ हुए जाट विद्रोह के रूप में जाना जाता है। गोकुला जाट के मरने के बाद उसके बेटे राजाराम जाट ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और राजाराम जाट के मरने के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किया चूड़ामन जाट ने। इस चूड़ामन जाट ने ही भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चूड़ामन जाट जो जाट विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, काफी लंबे समय से औरंगजेब भी परेशान रहा, औरंगजेब के बाद के शासक भी परेशान रहे। तो जाटों के विद्रोह से निजात पाना चाहते थे मुगल बादशाह। जब चूड़ामन जाट मरा तो उत्तराधिकार के लिए दो लोगों में युद्ध हुआ। एक तो इस चूड़ामन जाट का बेटा जिसका नाम है मोहकम सिंह, और एक इस चूड़ामन जाट का भतीजा जिसका नाम है बदन सिंह। सवाई जयसिंह ने पक्ष लिया बदन सिंह का, क्योंकि सवाई जयसिंह ये चाहता था कि भरतपुर में कोई ऐसा राजा बने जो लंबे टाइम से चलते आ रहे इस जाट विद्रोह को समाप्त करे और मुगलों के प्रति अपनी वफादारी दिखाए। तो सवाई जयसिंह को ऐसा लगता था कि चूड़ामन के मरने के बाद अगर चूड़ामन का बेटा मोहकम सिंह अगर शासक बन गया भरतपुर का, तो ये भी जाट विद्रोह करेगा। लेकिन अगर बदन सिंह को हमने शासक बना दिया तो क्योंकि मैं मुगलों का खास आदमी हूं, मैं मुगलों की तरफ से मध्यस्थता करूंगा बदन सिंह के लिए, मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह का साथ दूंगा। इसलिए जब मेरी कृपा से या मुगलों की कृपा से अगर बदन सिंह शासक बनेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बदन सिंह मुगलों के खिलाफ आवाज उठाएगा। इस मामले में यह हुआ कि सवाई जयसिंह ने बदन सिंह जी का साथ दिया और बदन सिंह जी को भरतपुर का शासक बना दिया, और ब्रिजराज की उपाधि बदन सिंह जी को दे दी गई सवाई जयसिंह के द्वारा, और भरतपुर को अपने अधीन ही एक साम्राज्य बनाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, और मोहम्मद शाह रंगीला इस बात से इतना खुश हुआ कि इतने लंबे टाइम से जो जाट विद्रोह चला आ रहा था उस जाट विद्रोह की जड़ें काट दी सवाई जयसिंह ने। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने इस बात से खुश होकर, मोगेम्बो खुश हुआ और इस मोगेम्बो ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर सवाई जयसिंह को राजेश्वर, राजाधिराज की उपाधि प्रदान की। राजेश्वर, राजाओं में भी राजा, राजाओं का ईश्वर, राजाधिराज, राजाओं का राजा। राजेश्वर की जो उपाधि थी या राजाधिराज की जो उपाधि थी ये मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी, और मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर इस बात के लिए दी थी कि जाट विद्रोह जो बहुत टाइम से चला आ रहा था उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह ने बदन सिंह का साथ दिया और इसे ब्रजराज की उपाधि के साथ राजा बना दिया। तो सवाई जयसिंह जी ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी, उधर सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने खुश होकर राजेश्वर, राजाधिराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है साथियों, तो ये बूंदी राज्य में हस्तक्षेप का मामला हमने देख लिया, और उसके बाद भरतपुर राज्य में हस्तक्षेप का मामला हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सवाई जयसिंह जी के मराठों के साथ क्या संबंध रहे, इनके ऊपर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। सवाई जयसिंह जी के मराठों के साथ क्या संबंध थे, तो सवाई जयसिंह जी और मराठों के संबंध पहले से ही ठीक ठाक नहीं थे,
उसके बाद बूंदी वाले मामले में तो और भी ज्यादा बिगड़ गए। मराठे और सवाई जयसिंह के बीच में कुल 3 लड़ाइयां हुई। टीपसूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा का युद्ध। 1715 में पीपसूद की लड़ाई हुई, 1733 में मंदसौर की लड़ाई हुई, 1735 में रामपुरा की लड़ाई हुई। मराठों से एक हद तक सवाई जयसिंह परेशान हो चुका था। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई रियासत मराठों से हुई जयपुर, तो वो है जयपुर की रियासत। आमेर के कछुआ या जयपुर के कछुआ, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई रहे तो यही लोग रहे। अब देखो आप, इस मंदसौर की लड़ाई और रामपुरा की लड़ाई के बीच में 1733 और 1734 के बीच में समय आता है 1734 का। इस 1734 में मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि भीलवाड़ा के हुरडा गांव में मराठों से लड़ने के लिए एक सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसे हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हुरडा सम्मेलन की योजना सवाई जयसिंह ने बनाई थी, लेकिन इसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सफल नहीं हुआ। हुरडा सम्मेलन का आयोजन मराठों से लड़ने के लिए सवाई जयसिंह ने ही किया, इसकी योजना इसने बनाई। 1734 में ही मराठों से रक्षा करने के लिए जयपुर में नाहरगढ़ नाम का एक विशाल किला सवाई जयसिंह जी के द्वारा बनवाया गया। ये सब मराठों के साथ संबंध है इनके। 3 युद्ध लड़े, हुरडा सम्मेलन आयोजन करवाया, हुरडा सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ, नाहरगढ़ का किला बनवाया। अंतिम रूप से मराठों और सवाई जयसिंह जी के बीच एक समझौता हुआ, और धौलपुर में यह समझौता हुआ 1741 में। इसीलिए इस समझौते को कहा जाता है धौलपुर समझौता। इस धौलपुर समझौते के माध्यम से सवाई जयसिंह ने अपने कुछ क्षेत्र मराठों को दिए और मराठों ने कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को रोक दिया। पेशवा उस समय हुआ करते थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट, जो मस्तानी वाले बाजीराव हैं, उनका बेटा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के बीच ये समझौता हुआ, धौलपुर में बैठकर ये बातचीत हुई, और अंतिम रूप से मराठों ने अपनी कार्यवाहियां जयपुर पर कुछ समय के लिए रोक दी। हमेशा के लिए नहीं रोकी, कुछ समय के लिए रोक दी। ठीक है साथियों, तो धौलपुर समझौता कब हुआ? 1741 में हुआ। किस किस के बीच? बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के बीच में। साथियों, ये पेशवा कौन होते थे? तो मराठा साम्राज्य में सबसे बड़ा पद हुआ करता था छत्रपति का। जो छत्रपति हुआ करता था, राजा, जैसे शिवाजी, संभाजी, शाहू जी, इनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मेन लीडर जो इनके हुआ करते थे मंत्री परिषद में, उन्हें कहा जाता था पेशवा। बालाजी विश्वनाथन पहले पेशवा बने, फिर बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव, बाजीराव सेकंड, माधवराव, माधव नारायण राव, कई सारे पेशवा मराठों में बने। और बाद में छत्रपति शाहू की मृत्यु के बाद छत्रपति का पद एक तरीके से गौण हो गया, पद समाप्त कर दिया, और मराठा साम्राज्य की सारी शक्ति पेशवाओं ने अपने अधिकार में ले ली। तो ये पेशवा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई दी। तो पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई उज्जैन की जगह आगरा दे दिया। तो आगरा वागरा नहीं है, याद रखना, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी या बनारस या फिर मथुरा, ये 5 शहरों के अंदर इसने खगोल वेधशालाएं बनाई। आपके लिए एक ये होमवर्क है कि गूगल की सहायता लेना या किसी भी पुस्तक की सहायता लेना। जयपुर का जो जंतर मंतर है, इस जयपुर के जंतर मंतर में कई यंत्र लगे हुए, जैसे सम्राट यंत्र, राम यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, कई सारे यंत्र लगे हुए हैं। सबके अलग अलग काम है। ऊंचाई मापने का यंत्र अलग है, सौर घड़ी अलग है। इनकी सूची कौन कौन सी है, कौन कौन से यंत्र है, कितने यंत्र है, ये आपके लिए एक होमवर्क है जयपुर के जंतर मंतर से रिलेटेड। ठीक है साथियों, खगोल के क्षेत्र में इनकी इतनी रुचि थी कि 5 अलग अलग शहरों में खगोल वेधशालाएं स्थापित करवाई। खगोल के क्षेत्र में इनकी इतनी रुचि थी कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, एक टेबल नक्षत्रों की इन्होंने तैयार की, एक सारणी बनाई कि कब कितनी तारीख को कौन सा ग्रह कौन से उसमें राशि में होगा और कौन क्या होगा। ये नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी इन्होंने बनाई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की, और इस नक्षत्रों की शुद्ध सारणी को कहा गया जीज मोहम्मद शाही। बहुत फेमस किताब है, इंपोर्टेंट है। और जीज मोहम्मद शाही की रचना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। 1725 में इसको लिखना स्टार्ट किया, 1733 में ये कंप्लीट हुई,
और मोहम्मद शाह रंगीला को ये समर्पित है। नाम से दिख रहा है मोहम्मद शाह रंगीला जी, मोहम्मद शाही, तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये समर्पित है। जीज मोहम्मद शाही थी क्या? तो जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों से संबंधित एक किताब थी जिसमें नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, एक टाइम, उनका एक टेबल जो है उनकी तय की गई है। इसके अलावा सवाई जय सिंह जी के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था साहब जय सिंह कारी का। तो जय सिंह कारी का ग्रंथ भी जो है वो सवाई जय सिंह जी के द्वारा लिखा गया। कॉलेज लेक्चरर में एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पुर्तगाली खगोलविद सवाई जय सिंह के दरबार में आए थे? सवाई जय सिंह इतनी रुचि रखता था खगोल के संबंध में कि खुद खगोल के बारे में नई नई जानकारी लेता रहता था, खुद नई नई किताबें लिखा करता था, बाहर दूर विदेश से खगोलविदों को बुलाया करता था, उनसे नई नॉलेज प्राप्त करता था। विदेशी जो ग्रंथ थे जो अन्य भाषाओं में लिखे गए हैं उनको पढ़ने के लिए विद्वानों से उनका संस्कृत में अनुवाद करवाता था और फिर उनको पढ़ता था, फिर कोई नया प्रयोग करता था। तो खगोल के लिए तो पागल था ये बंदा। 5 शहरों में खगोल वेधशाला इन्होंने बनवाई, खगोल की एक शुद्ध सारणी टाइम टेबल इन्होंने बनाया जीज मोहम्मद शाही के नाम से। पुर्तगाली खगोलविद, ये कॉलेज लेक्चर में एक बार प्रश्न पूछा हुआ है आरपीएससी के द्वारा, तो ये आ सकता है। पेड्रो डी सिल्वा, जयपुर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई ने, पेड्रो डी सिल्वा ने। आंद्रे स्ट्रोबल, एंथोनी गेबेल्स और क्लोड बोडियर। पेड्रो डी सिल्वा, एंथोनी गेबेल्स, आंद्रे स्ट्रोबल और क्लोड बोडियर। 2-5 बार पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो खगोल और नक्षत्र के क्षेत्र में इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, 4 पुर्तगाली खगोलविदों को बुलाया, जीज मोहम्मद शाही की रचना भी इन्होंने की। और कई अलग अलग ग्रंथ थे जो अलग अलग भाषाओं में, फ्रेंच भाषा में, अरबी भाषा में, कई भाषाओं में लिखे हुए थे, यूनानी भाषा में, उनका संस्कृत में अनुवाद किया। एक अनुवाद विभाग इसने स्थापित करवाया, उस अनुवाद विभाग में कई अनुवादक बिठाए गए जिनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था और अन्य भाषाओं में जो खगोल से रिलेटेड जो ग्रंथ थे उनका संस्कृत में अनुवाद करवाया इस व्यक्ति ने। साहित्य में क्या क्या योगदान रहा हम देखते हैं। तो इसके समय जो अनुवादित साहित्य था, अभी मैंने आपको बताया कि अनुवाद करवाता था ये एक विद्वान है जिनका नाम है केवल राम। फ्रेंच भाषा में किताब लिखी हुई है, फ्रेंच मतलब फ्रांस की भाषा में, फ्रेंच भाषा में किताब लिखी हुई है जिसका नाम है लोगोरिथम। फ्रेंच पुस्तक लोगोरिथम का संस्कृत अनुवाद किया केवल राम ने। सम्राट जगन्नाथ, याद रखना ये जो जगन्नाथ जी हैं ये सवाई जय सिंह जी के गुरु जी हैं और इन्हें सम्राट की उपाधि सवाई जय सिंह जी के द्वारा दी गई थी। तो सम्राट जगन्नाथ इनका पूरा नाम है। सम्राट जगन्नाथ के द्वारा यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद किया गया। रेखा गणित जो पुस्तक थी यूक्लिड के द्वारा लिखी गई थी, वो जगन्नाथ जी के द्वारा अनुवाद इसका किया गया। उसके अलावा सिद्धांत कौस्तुभ नाम से भी एक पुस्तक लिखी गई और कुछ ये मानते भी हैं कि सिद्धांत कौस्तुभ भी जो है वो टोलमी की एक किताब है अल-मुजेस्ट, टोलमी की किताब है अल-मुजेस्ट, इस अल-मुजेस्ट का ही अनुवाद है। तो ये भी एक अनुवादित ग्रंथ है। इसके बाद नयन मुखर्जी या नयन मुखोपाध्याय, इसके द्वारा अरबी भाषा में ग्रंथ उकर का संस्कृत अनुवाद किया गया था। तो केवल राम ने फ्रेंच पुस्तक लोगोरिथम का अनुवाद किया, जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद किया, नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ उकर का अनुवाद किया। ये अनुवादित साहित्य के अलावा भी बाकी मूल साहित्य भी इनके द्वारा इनके समय लिखा गया, जिसमें कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा लिखा गया राम रासा। साथियों, कृष्ण भट्ट जी को यह कलानिधि की उपाधि भी सवाई जय सिंह के द्वारा ही दी गई थी। तो कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा राम रासा की रचना की गई, वही पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की गई। याद रखना, पुंडरीक विट्ठल सवाई मिर्जा राजा मान सिंह जी या राजा मान सिंह जी के समकालीन थे, जिन्होंने नर्तन, निर्णय, राग माला, राग मंजरी, धुनी प्रकाश, राग रत्नाकर लिखा, वो पुंडरीक विट्ठल थे। ये पुंडरीक रत्नाकर जी हैं और पुंडरीक रत्नाकर जी ने जय सिंह कल्पद्रुम के नाम से एक पुस्तक
लिखी है। तो ये साहित्य में इनका योगदान है। कुछ ग्रंथ अन्य भाषाओं से संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाए गए और कुछ ग्रंथ मूल रूप से इन्होंने लिखवाए। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, स्थापत्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, ये हम देखते हैं। तो स्थापत्य कला में सवाई जयसिंह जी का क्या योगदान है? सवाई जयसिंह जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस जयपुर शहर की स्थापना करवाई थी। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना हुई और ये जयपुर शहर 1729 में कछुआओं की राजधानी बनता है। बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इस जयपुर का डिजाइन तैयार किया गया और इन्हीं के द्वारा इसका आर्किटेक्चर, यानी कि कुल मिला के जयपुर के जो आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे, वो विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो एक बंगाली वास्तुकार थे। जयपुर 7 दरवाजों के बीच बसाया गया, जैसे जोरावर सिंह गेट, अजमेरी गेट, मालपुरा गेट, सांगानेरी गेट। 9 चौकड़ियों पर बसा हुआ यह शहर था। ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, जो ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह जयपुर की हर गली मेन रोड से मिलती है। इतना अच्छा शहर स्थापित करवाया गया सवाई जयसिंह जी के द्वारा। तो ये उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मराठों से रक्षा करने के लिए 1734 में नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया और इस नाहरगढ़ दुर्ग का जो नाम है वो नाहर सिंह भोमिया, जो इसके रक्षक थे इस किले के, उनके नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। जयगढ़ का किला, जिसमें जो वर्तमान में जयबाण तोप है, इस जयबाण तोप की स्थापना भी वहां पर, जयबाण तोप भी वहां इन्होंने ही लगवाई थी, सवाई जयसिंह जी ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, द लार्जेस्ट कैनल ऑफ एशिया। बताया जाता है कि एक बार इसका परीक्षण करने के लिए इसको चलाया गया था और बताया जाता है कि चाकसू, जो जयपुर और टोंक के बीच में है, चाकसू में जाके इसका गोला गिरा था और जहां पर ये गोला गिरा वहां बड़ा गड्ढा हुआ, तालाब बन गया। उसे आज गोलेलाव तालाब के नाम से जानते हैं। ये किंवदंतियां हैं। तो ये जयबाण तोप जो लार्जेस्ट कैनल है, लार्जेस्ट तोप है, वो जयगढ़ के किले में स्थित है और सवाई जयसिंह जी के द्वारा यहाँ स्थापित करवाई गई थी। इसके अलावा जल महल जयपुर काफ़ी सुंदर है और जल महल जो है वो मानसागर झील पर बना हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है। जल महल कौन सी झील के बीच बना हुआ है? तो साहब याद रखना, मानसागर झील के बीच में ये जल महल आपका बना हुआ है। इसके अलावा सिटी पैलेस का निर्माण भी, जयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण भी सवाई जयसिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। और सवाई जयसिंह जी, सिटी पैलेस इसे वर्तमान में कहा जाता है, उस समय इसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता था। और इस चंद्र महल के जस्ट सामने सवाई जयसिंह जी के द्वारा मंदिर स्थापित करवाया गया, जिसका नाम था गोविंद देव जी का मंदिर। तो गोविंद देव जी मंदिर आप देखने जाओ जयपुर तो जरूर देख के आना। सिटी पैलेस के वहीं बना हुआ है। सिटी पैलेस के जस्ट बाहर गोविंद देव जी के इतने परम भक्त हो चुके थे सवाई जयसिंह जी कि इनका यह मानना था कि मैं महल में उठते बैठते सोते खाते पीते गोविंद देव जी के दर्शन करूं। तो गोविंद देव जी का मंदिर अपने निवास सिटी पैलेस के जस्ट सामने बनवाया गया और गोविंद देव जी को जयपुर का अधिपति माना जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ का अधिपति एकलिंग नाथ जी को माना जाता है, जिस प्रकार मेवाड़ के शासक एकलिंग नाथ जी के दीवान के रूप में शासन का संचालन करते हैं, उसी प्रकार आमेर या जयपुर के जो राजा हैं वो अपना राजा मानते हैं गोविंद देव जी को और गोविंद देव जी के दीवान के रूप में अपना शासन संचालित करते हैं। तो साथियों, ये आपके सवाई जयसिंह जी। आमेर रियासत का इतिहास हमने पढ़ा है। आमेर दुले राय जी के द्वारा स्थापना की गई। आमेर को राजधानी बनाने वाले कोकिल देव जी थे। फिर 12 कोटड़ी व्यवस्था पृथ्वीराज कछवाहा के टाइम शुरू हुई। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद हमने देखा भारमल, जो पहला कछवा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद भगवंत दास जी देखे, उसके बाद मान सिंह देखे और मान सिंह का 1562 से लेके मुगलों की सेवा में एक लंबा समय रहा, जिसमें काबुल, बिहार, बंगाल के वो गवर्नर रहे और जहांगीर के टाइम पे उन्हें सज़ा देने के लिए अहमदनगर की सूबेदारी दे दी गई, क्योंकि
क्योंकि जहांगीर की ताजपोशी का विरोध करने वाले व्यक्ति थे मान सिंह जी। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह हमने देखा, जिन्हें मिर्जा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई, और मिर्जा राजा जय सिंह ने सबसे लंबे समय तक जयपुर में शासन किया और पुरंदर की संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। उसके बाद सवाई जय सिंह जी, और सवाई जय सिंह जी खगोल विद्या के क्षेत्र में एक एक्सट्रीम लेवल की दीवानगी इनकी थी। खगोल विद्या के क्षेत्र में कई ग्रंथों की इन्होंने रचना करवाई, कई ग्रंथों का अनुवाद करवाया, कई खगोलविद अपने दरबार में बुलाए गए, कई खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, और 5 जंतर मंतर जो वेधशालाएं थी उनका निर्माण अलग अलग 5 शहरों में करवाया गया। सवाई जय सिंह जी मराठों के साथ क्या संबंध रहे वो भी हमने देखा। बूंदी राज्य के उत्तराधिकार के मामले में किस प्रकार राजस्थान में मराठों की एंट्री हुई ये भी हमने देखी, और किस प्रकार एक लंबे समय से मुगलों के खिलाफ चले आ रहे जाट विद्रोह को सवाई जय सिंह के द्वारा कंट्रोल किया गया, बदन सिंह जी को शासक बनाकर, वो भी हमने देखा। और स्थापत्य के क्षेत्र में भी नए आयाम विकसित किए, ये भी हमने देखा। वर्तमान में ये जो जयपुर शहर इनके द्वारा बसाया गया है, गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी जो इनके द्वारा बनाया गया है, ये गुलाबी नगरी का जो परकोटा है, जो पुराना शहर इनके द्वारा बसाया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो साथियों, इसके बाद एक जानकारी आपको ये देता हूँ कि जयपुर को आप सभी जानते हैं गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी। स्टैनले रीड ने, एक लेखक है स्टैनले रीड, स्टैनले रीड ने किताब लिखी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया जो स्टैनले रीड ने लिखी है, इस द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर के लिए पहली बार गुलाबी नगरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये गुलाबी नगरी जो नाम इसका फेमस हुआ, उसका पहली बार जिक्र द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में स्टैनले रीड के द्वारा किया गया। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह, माधो सिंह सेकंड, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में जयपुर राजवंश का, कछवा राजवंश का इतिहास समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिए।